रेडियो एक्टिव के तीसरे लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग पहले लेक्चर में तो हमने गामा डीके अल्फा डीके पढ़ा। फिर उसके बाद से बीटा डीके में हमने दो टाइप के डीके की डिस्कशन किया था। एक बीटा निगेटिव डीके होगा और दूसरा बीटा पॉजिटिव डीके होगा। बीटा निगेटिव डीके में हम लोगों ने देखा था कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है, जबकि बीटा पॉजिटिव डीके में हम लोग देखेंगे कि उसमें से प्रोटॉन क्या होता है, इमिट होता है। तो यही चीज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बीटा निगेटिव डीके में हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें जो बीटा निगेटिव है उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां पे जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? क्योंकि वहां का जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जा रहा था। न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या कम थी। स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करता था किसी में, प्रोटॉन में, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था। आज जस्ट उसका उल्टा होगा, यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में और यहाँ से एक पॉजिट्रॉन जनरेट होगा, तो बीटा डीके में हम लोग देखेंगे पॉजिट्रॉन, या एक तरीके से बीटा पॉजिटिव डीके। इसमें क्या निकलेगा? तो इसमें एक पॉजिट्रॉन यानी 1, ये +1 0 होगा। वहां पे निगेटिव में हम लोगों ने यहाँ पे -1 0 देखा था। इलेक्ट्रॉन में जो उसका चार्ज निगेटिव 1 था, यहाँ पे पॉजिटिव है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बीटा पॉजिटिव। इसी को बीटा पॉजिटिव हम लोग कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जनरल फॉर्म में हम ले लें, मान लीजिए कि कोई एक ये न्यूक्लियाई है जिसमें एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है। इसमें से क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। मीन्स यहाँ पे E+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, ये तो क्या है, पैरेंट न्यूक्लियाई हो गया। एक पॉजिट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया, तो पॉजिट्रॉन के रिलीज होने के बाद से यहाँ पे एक डॉटर न्यूक्लियाई आएगा जिसको Y से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इन दोनों के एटॉमिक नंबर का सम इस एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा? इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? Z-1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये A है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। और साथ में जो हम लोगों ने बीटा निगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो देखा था, यहाँ पे न्यूट्रिनो रिलीज होगा, और उसका सिंबल भी सेम ऐसा ही होगा, बट इसके ऊपर नॉट का साइन नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिनो। एक्चुअल में न्यूट्रिनो, जैसे पहले वाले में बीटा निगेटिव में देखा था कि एंटी न्यूट्रिनो है क्या, तो वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बैलेंस करता था। मतलब कि एक तरीके से एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। सेम वैसे ही बीटा पॉजिटिव में क्या होगा, ये न्यूट्रिनो यहाँ पर रिलीज होगा, जो कि बीटा निगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो के रूप में रिलीज हो रहा था। तो ये यहाँ मिल जाएगा और साथ में ये मिलेगा आपको एनर्जी। या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करता है, बैलेंस करता है, जिसके लिए यह न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होता है। एग्जांपल में देखें तो जस्ट उसका मैं उल्टा एग्जांपल ले लेता हूँ। आप लोगों का याद होगा, मैंने उस दिन एग्जांपल में आइसोटोप ऑफ कार्बन लिया था। कार्बन के दो आइसोटोप, एक तो क्या होता है स्टेबल न्यूक्लियाई देता है, दूसरा अनस्टेबल न्यूक्लियाई देता है। मैंने उसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 था वो लिया था। आज देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है। इससे क्या होता है, एक
पॉजिट्रॉन रिलीज होता है +1 एंड 0, ये रिलीज हो गया। इसी को हम लोग बीटा पॉजिटिव बोलेंगे, इसी को बीटा पॉजिटिव बोलेंगे। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से। अब जो नया मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 7 - 1 यानी कि 6 बन गया, और 14 - 0 यानी कि ये 14 बन गया। अब वह एटम या वह न्यूक्लियाई बताइए जिसमें मास नंबर कितना है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 - 6 यानी कि 8 हो जाएंगे। वो क्या है बेटा, क्या हो जाएगा ये, एक मिनट सॉरी एक मिनट, ये 12 लेंगे, 12 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा। अब बोलो बेटा कि ये क्या है, ये क्या है सर, क्या पूछ रहे हैं सर? ये देखो यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन लिया हमने, नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 12, इसमें से एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई बना। डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7 - 1 6, और मास नंबर कितना हो जाएगा 12 - 0 यानी 12। तो वह कौन सा न्यूक्लियाई, यहाँ पे कौन सा एटम आ रहा है बोलो, ये कौन सा एलिमेंट होगा, कार्बन। तो ये कार्बन बन गया। उस दिन जस्ट इसका उल्टा होता था, तो यहाँ पे ये कार्बन बन गया, ठीक है बेटा। और इस कार्बन के साथ साथ हमें फिर क्या मिलेगा, एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है बेटा। ये न्यूट्रिनो है और साथ में एनर्जी, ये मिल जाएगा। एक्चुअली बीटा जो पॉजिट्रॉन है, डीके इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू ए न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हम लिख सके इसको, एक्चुअली इन बीटा पॉजिट्रॉन डीके, बीटा पॉजिट्रॉन डीके इज कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन into neutron inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, तो जो प्रोटॉन है वह न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इसके पहले वाले में जो बीटा निगेटिव हम लोग देखे थे, उसमें न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। अब इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑलरेडी जो हम लोगों ने स्टेबिलिटी बेल्ट देखा था, स्टेबिलिटी बेल्ट, ये इस तरह से स्टेबिलिटी बेल्ट हमने जो देखा था, यहाँ पे न्यूट्रॉन ले रहे थे और यहाँ पे प्रोटॉन ले रहे थे, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या कम। जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या कम होती है, तो न्यूक्लियाई जो है इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आते हैं। जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है, तो उस समय जो न्यूक्लियाई है वह इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे आते हैं। मतलब कि इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे और ऊपर दोनों में क्या है, दोनों ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब यहाँ पे जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और वह उसकी जो पोजीशन है इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है। अब यह अपने आप को इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाने के लिए क्या करता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है, यानी कि उसका जो रेशियो है 1 और 1.6 के बीच में ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में क्या होता है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा, इस सिचुएशन में बीटा पॉजिटिव डी के नीचे होता है, जबकि ऊपर क्या होता है, तो बीटा निगेटिव डी के होता है। समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? अब प्रोटॉन है, ग्राफ नहीं आया सर, नहीं आया समझ में? हाँ, ग्राफ नहीं आया सर समझ में। ओके,
तो ये ग्राफ तो रोज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, जब से पढ़ना शुरू किए रोज इस ग्राफ को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ को रोज पढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी बेल्ट समझ में आ रही है क्या? सर वो एक बार फिर से बता दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में। हाँ बेटा। सर आपने जो ये पहले बीटा माइनस और बीटा, हाँ प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में, हाँ बीटा निगेटिव में न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, और बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इस चीज को हमें देखना है कि प्रोटॉन जो है वह न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। देखो बेटा, ये प्रोटॉन जो है कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रॉन, जबकि उसमें बीटा निगेटिव में क्या होता था? बीटा निगेटिव में हम लोग देख रहे थे कि जो न्यूट्रॉन है वह कन्वर्ट होता था प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था प्रोटॉन में, और यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में। ये ऐसा है बेटा, ये ऐसा है, ये दोनों में ये अंतर है। इसमें जब कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे क्या मिलता था? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 0, और जब ये हो रहा है तो क्या मिल रहा है? पॉजिट्रॉन, ये मिल रहा है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है जयेश, आप देखो बेटा, इस ग्राफ को देखो एक बार, और इस ग्राफ को देखो, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है। ये मैंने बताया था कि यदि जेड यानी कि जेड की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 20 है तो यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन आती है स्टेबिलिटी बेल्ट में। लेकिन जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो जाती है तो इसकी स्टेबिलिटी बेल्ट चेंज हो जाती है, और ये थोड़ा सा वेरी भी करता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 1.6 होता है। जबकि इस सिचुएशन में जो रेशियो है वह n/p का ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कोई भी मतलब n और p का रेशियो अगर इनके बीच में नहीं आता है तो दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी या तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, दोनों सिचुएशन बनेगी। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस न्यूक्लियाई की पोजीशन इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगी, और यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे होगी। देखो नीचे स्टेबिलिटी, नीचे क्या है? प्रोटॉन है, और इधर क्या है? न्यूट्रॉन है। जब न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, जब प्रोटॉन ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा। दोनों सिचुएशन में अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होता है तो न्यूट्रॉन को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। न्यूट्रॉन को कम कैसे करेगा? तो न्यूट्रॉन को बदलेगा किसमें? प्रोटॉन में, जो हम लोगों ने पॉजिटिव बी निगेटिव में पढ़े थे, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन। और यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जनरेट होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं है। अब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आता नहीं, ये उसी टाइम एक जनरेट होता है। काहे के लिए होता है? तो इनको बैलेंस करने के लिए होता है। सेम वैसे ही जब बीटा पॉजिटिव जब डीके होता है तो इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इसकी जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे की तरफ आ जाती है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए यानी कि स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये अपने एक्स्ट्रा प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे रिलीज होता है, जिसको हम लोग बीटा पॉजिटिव चार्ज करते हैं, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल करते हैं। मतलब यही क्या है? यही बीटा पॉजिटिव है, और ये क्या है? यही बीटा निगेटिव है। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया क्या? ग्राफ की हेल्प से इस बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके, हाँ रब करो अब। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि ये बीटा को प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करते समय क्या क्या होता है, या प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कैसे चेंज होता है।
देखिए देखिए इसमें अभी हमने बताया था कि एक्चुअली बीटा जो पॉजिटिव होता है, बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोटॉन है 1 1 और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में। तो जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है और ये इसका मास नंबर 1 ही रहता है। अब यहाँ पे बताओ बेटा कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई चीज और होगी। यहाँ पे मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है, 0 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है। तो बोलो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि इसको और इसको प्लस करने से 1 आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और ऊपर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या है, यही इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था। देखो इलेक्ट्रॉन ये +1 और 0, मतलब इसका चार्ज कितना है, +1 है। तो ये क्या मिला, ये पॉजिट्रॉन कहलाएगा, ये पॉजिट्रॉन कहलाएगा। अब देखो ये बैलेंस भी हो चुका है। ये समझ में आ गया क्या बेटा, ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1 कैसे हो सकता है? पॉजिट्रॉन है बेटा, वो पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पे आप बैलेंस करके देखो 0 + 1 1 आना चाहिए। यस सर। तो ये एक्चुअल में ये जो पॉजिट्रॉन है वो तुरंत एट वंस उसी समय के लिए जनरेट हुआ है जब प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है उसमें। तो ये हो गया, और साथ में क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो एक न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रिनो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है बेटा। पॉजिट्रॉन इज जनरेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। ये जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन जनरेटेड inside the nucleus। न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन जनरेट होता है। कब जनरेट होता है, जब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, ठीक है बेटा। कुछ इसमें डाउट है क्या? ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एनर्जी कितनी रिलीज होती है और एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, याद होगा कि हम लोगों ने एनर्जी का कैलकुलेशन बीटा निगेटिव में भी किया था, जहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो एनर्जी का कैलकुलेशन यानी कि Q, हर जगह मैं Q से एनर्जी को डिनोट कर रहा हूँ। तो ये इसको आपको मान चलना है कि ये एनर्जी है। एनर्जी इक्वल टू ये किसके बराबर होगी, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। ये ऑलरेडी हम लोग अल्फा डीके से ही पढ़ते आ रहे हैं। यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। और उसमें एक शॉर्टकट भी मैंने बताया था, वही शॉर्टकट का मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनटू में कितना हो जाएगा, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी यहां से रिलीज हो जाएगी बेटा। इतनी एनर्जी क्या होगी, इसमें रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी।
एक मिनट, सॉरी, ये तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा ना, प्रोटॉन इधर है ना, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब सही है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल माइनस, मतलब कि उसमें मास डी के कितना हुआ, मास में कमी कितनी आई, मास में वेरिएशन कितना हुआ, तो इसमें से, इसके मास में से इन दोनों के मास को हमने क्या करा, माइनस कर दिया, और जो मास में कमी आई वह कमी किसके रूप में बदल गई, तो एनर्जी के रूप में बदल गई। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे सजेस्टेड ये रहेगा कि जो इसके जो मास हैं वो AMU में कैलकुलेट किए जाए, एटॉमिक मास यूनिट में। राजदीप, जयेश। सर हाँ बेटा बोलिए। इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पॉजिट्रॉन है ना वो? हाँ वही पॉजिट्रॉन ही है, ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, इसका मास है ये। सर पॉजिट्रॉन एमिट कैसे होता है? पॉजिट्रॉन तब इमिट होता है जब प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। देख, तो इसकी चार्ज ही क्या होती है मतलब? हाँ, चार्ज पॉजिटिव वन है ना, चार्ज पॉजिटिव वन है। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये मान लीजिए एक प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो इस चार्ज को, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जब तक इसका चार्ज पॉजिटिव 1 नहीं आएगा तब तक इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा भाई। एटॉमिक नंबर दोनों तरफ इस इक्वल टू साइन के दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ही 1 + 0 = 1 होगा। तो यहाँ पे जो इसका चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव है, इसीलिए इसको पॉजिट्रॉन कर रहे हैं। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, क्योंकि न्यूट्रॉन यहाँ पे होता था, प्रोटॉन यहाँ पे होता था। न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट होता था प्रोटॉन में, तो जब न्यूट्रॉन यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ न्यूट्रॉन होता था 0 1, और ये कन्वर्ट होता था किसी प्रोटॉन में, तो यहाँ पे P11 में कन्वर्ट होता था प्लस। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 0 है, तो यहाँ यह चार्ज बोल लो, अब इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 1 है, तो जो यहाँ पे बनेगा उसका चार्ज क्या होगा, -1 होना चाहिए, तभी तो 1 - 1 0 के बराबर होगा। और ऊपर 1 0 है, 1 1 है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी तो 1 + 0 = 1 आएगा। तो ये किस में हो रहा था, ये बीटा निगेटिव में हो रहा था, ये बीटा निगेटिव में हो रहा था। सेम उसका उल्टा, या जस्ट उसका उल्टा हम बोल लें कि बीटा पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है बेटा, तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है कि जो बीटा निगेटिव में एनर्जी हमें मिल रही थी, वह एनर्जी क्या होती थी, मास उसमें इंक्रीज होता था, यहाँ पे मास डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो उसमें एनर्जी हो रही थी वह एनर्जी रिलीज होती थी, या उसको हम एक्सोथर्मिक एनर्जी कह सकते हैं। वहां पे बीटा निगेटिव में एक्सोथर्मिक थी, लेकिन बीटा पॉजिटिव में क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व हो रही है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, ठीक है बेटा। ये एंडोथर्मिक यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, बाहर से एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, सर। हाँ बेटा बोलिए। सर कैसे एंडोथर्मिक, थोड़ा सा मतलब क्यों एंडोथर्मिक? जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, बाहर रिलीज होती है, मतलब उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी जो है आउट हो, तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको एनर्जी और लेना पड़ता है। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट करना है
तो एनर्जी बाहर से लेकर के वो कंप्लीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। यानी कि जब रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी बाहर से ली जाए, सराउंडिंग से अगर एनर्जी को ऑब्टेन की जाती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और यदि किसी रिएक्शन से सराउंडिंग में एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, मतलब कि सराउंडिंग की एनर्जी को एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है, तब तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। सर ये क्यों होती है एंडोथर्मिक? क्या सर ये होती क्यों है एंडोथर्मिक, मतलब इन्हें हीट देनी क्यों पड़ती है? अच्छा, एंडोथर्मिक क्यों होती है, एक्सोथर्मिक क्यों होती है? देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन यहाँ पे अगर रिलीज हो रहा है तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो एक तरीके से मतलब एनर्जी इसके पास नहीं होने, चार्ज नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो वह एनर्जी कहाँ से, सराउंडिंग से या कहीं आउटर सोर्स से उसको लेना पड़ रहा है। मतलब जब तक एनर्जी उसको मिलेगी नहीं तब तक वो क्या होगा, तब तक ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो जब एनर्जी हम बाहर से लेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे अच्छा एक मिनट एक एग्जांपल और अपन ले सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस, फ्यूजन और फिशन आपने लोगों दोनों थोड़ा सा पढ़े होंगे, अभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होता है, एक में बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होकर छोटे छोटे न्यूक्लियस में होता है, और एक ये होता है कि छोटा जो न्यूक्लियस होता है वह छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें दो तरीके की चीजें हो रही है। खैर उन दोनों में अगर हम देखें तो उन दोनों में लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज ही होती है, दोनों में ही क्या होती है, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। खैर वो इसका सटीक एग्जाम्पल तो नहीं है। और क्या अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमें वाटर को गर्म करना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है उसको, अगर उसको गर्म करना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एंडोथर्मिक है। अगर वाटर को गर्म करना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक कहलाएगा। और एक्सोथर्मिक में जैसे मान लो कि अगर आप आग जला देते हो तो वहां से क्या हो रही है, हीट जो है बाहर निकल रही है, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। सर हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं हर चैप्टर के बाद। क्या हुआ बेटा? मैं कह रहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे। हाँ, अभी तो निकाल लेंगे ना अपन, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे बेटा। क्वेश्चन तो अभी हर चैप्टर का अपन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। In beta positive decay, energy is obtained from, in beta positive decay, energy is obtained from binding energy of the nucleus, binding एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी के रूप में रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखना है कि एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के रूप में कैसे रिलीज होगी। तो देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। तो यहाँ से E अपान में c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर मैं इसी पैटर्न पे ये कहूँ कि जो मास में कमी आ रही है,
वह मास में कमी ही क्या हो रही है, एनर्जी के रूप में रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि डेल एम यानी कि मास में जो चेंजेज हो रहा है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल ई अपान में सी स्क्वायर। अब ये सी तो क्या है, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो सेम ही रहेगा। मतलब कि जो मास में कमी होगी वह चेंज इन एनर्जी या चेंज इन मास इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपान में सी स्क्वायर। किस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से मैं इसको लिख सकता हूं। और यही क्या है, तो यही है एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर। ठीक है, जो उसमें चेंज हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की वजह से जो मास में कमी आ रही है या मास में जो चेंज हो रहा है, वह मास में चेंज जो है वह एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, एक तरीके छोटा सा एक चीज है इसमें कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैप्चर्स के सेल इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन कैप्चर के सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि के सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करता है, वो कैप्चर करता है। और कैप्चर करके, के सेल का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाला है, जो न्यूक्लियस के पास वाली जो बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इसका ये के है, एल है, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं के एल एम एन। तो जो सबसे पास वाला है, तो के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको प्रोटॉन क्या करता है, कैप्चर करता है। और कैप्चर एंड कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या करता है कि जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, के सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको कैप्चर करके क्या करता है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। इसको रिएक्शन में सेम वही रिएक्शन हम ले सकते हैं, T11 प्लस क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो देखो इन दोनों का सब किसके बराबर हो जाएगा, 0। मतलब ये न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और प्लस में क्या मिलता है, न्यूट्रिनो। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, साथ में न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा, तो ये आपका बीटा पॉजिटिव डीके कंप्लीट हो गया बेटा। ये बीटा पॉजिटिव डीके कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीधे आएंगे गामा डीके पे। गामा डीके, अगर हम देखें तो एक्चुअल में बीटा और अल्फा ये तो दोनों पार्टिकल हैं, बट गामा जो है, गामा एक रे है, गामा पार्टिकल नहीं है। एक तरीके से गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, वो क्लियर नहीं आई थी सर स्क्रीनिंग पर, देख लीजिए सर, अब क्लियर है अपनी। ठीक है, ब्लर होगी सर। हाँ सर क्लियर हो गई सर, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग गामा डीके पढ़ेंगे। तो गामा डीके क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाता है अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन गामा पार्टिकल नहीं होता है। गामा एक तरीके की रेज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है बेटा, तो गामा जो डीके होता है, गामा डीके कब होता है, कैसे होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और वह क्या होता है, हायर लेवल ऑर्बिट में चले जाता है। मतलब क्या होता है कि वह एनर्जी जब बाहर से गेन करता है तो एक्साइट होता है और एक्साइट होकर के बाहर चले जाता है, बाहर वाले एनर्जी लेवल में चले जाता है।
लेकिन वहां पे जाकर के क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, वहां पे स्टेबल नहीं रहता है। कोई भी पार्टिकल स्टेबल की पोजीशन में तब रहता है जब उसकी एनर्जी मिनिमम रहती है। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ती है तो वह अनस्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही फिर वह स्टेबल होने के लिए अपने हायर लेवल को छोड़ करके जब अपने ग्राउंड लेवल में आता है तो उसको जो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उस एनर्जी को उसको रिलीज करना पड़ता है। और वह एनर्जी किसके बराबर होती है, तो वह एनर्जी बराबर होती है HF के। H क्या है इसमें, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और F जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी लेवल, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उस एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो बेटा ये गामा डीके हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस ये बीटा पॉजिटिव डीके हो गया है।